Unacademy. Let's crack it. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी के मुखर्जी नगर स्थित हिंदी माध्यम के सेंटर दिल्ली में आपका स्वागत है। यह यूपीएससी अनस्टेपेबल हिंदी यूट्यूब चैनल का मेरा दूसरा वीडियो होगा, जो आपको मुख्य परीक्षा की एक सटीक रणनीति देने की कोशिश करेगा। फिलहाल आपसे एक बात शेयर कर दें कि आपने अनअकैडमी का ऑनलाइन में काफ़ी नाम सुना होगा। अनअकैडमी ने वहाँ पे धूम मचाया है। उसी तरह से अनअकैडमी ऑफलाइन सेक्शन में भी उतरा है और अनअकैडमी का पहला हिंदी माध्यम का ऑफलाइन सेंटर मुखर्जी नगर में प्रारंभ हो गया है, जहां सामान्य अध्ययन का पहला फाउंडेशन बैच फुल हो चुका है और दूसरे बैच का तेजी से नामांकन जारी है, जो 31 जुलाई को प्रारंभ होने की बात है। इस सेशन में आपको मैं मुख्य परीक्षा की एक रणनीति देने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से हमने अपने पहले सेशन में आपको प्रारंभिक परीक्षा के एक सटीक रणनीति की जानकारी दी। इस चैनल पे हमारे टीम के जो शिक्षकगण हैं वो रेगुलर आते रहेंगे और बिना आपका समय जाया किए आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि कोशिश ये है कि इस YouTube चैनल में आप हमको अगर सुने तो आपको सही मायने में उसका लाभ हो। और जैसा कि ये जो बैच है यहाँ का ऑफलाइन हिंदी मीडियम बैच, इसे लाइव स्ट्रीम भी किया जा रहा है और ये पहली बार ऐसा होगा कि छात्रों को अनअकैडमी के हिंदी माध्यम ऑफलाइन कोर्स डायरेक्टली लाइव अवेलेबल होंगे। उनके अकाउंट में रिकॉर्डेड भी रहेंगे और वो लाइव क्लास भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी कोशिश है और हमारे टीम के जो मेंबर हैं, जिनसे आपका परिचय हम कराएंगे बाद में, ये सब के सब अपने अपने क्षेत्र के काफ़ी अनुभवी, काफ़ी मेहनती और हजारों रिजल्ट देने का अनुभव रखने वाले शिक्षकगण हैं। अब ऐसा है कि मुख्य परीक्षा, जैसा कि पता है आपको, कि सिविल सेवा की परीक्षा जिसका आयोजन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है, वो 3 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का है, जिस पे हमारी चर्चा आप पिछले वीडियो में देखेंगे। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का है। प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा जो सब्जेक्टिव होता है लिखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तत्पश्चात अंतिम चरण आता है, जो व्यक्तित्व का परीक्षण है, पर्सनालिटी टेस्ट है, जो पॉपुलर है इंटरव्यू के नाम से। ठीक है, आज हम जिस चरण की चर्चा करने जा रहे हैं वो चरण है मुख्य परीक्षा का। सबको पता है कि बिना मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण किए कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। और कहने के लिए हर स्तर के परीक्षा का अपना महत्व है, उसका अपना डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, इन दोनों को उत्तीर्ण करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है,
वो एक नहीं है, ये अलग रणनीति है, इसकी अलग तरह से इसकी तैयारी होती है। आइए हम आपको इसमें स्वागत करते हैं इस सेशन में और बताते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। आईएएस एग्जाम मुख्य परीक्षा की सटीक रणनीति। आप देखेंगे कि यहां 4 पॉइंट दिया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है त्रिविमीय रणनीति। मतलब कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मैं जो आपके साथ रणनीति साझा करने जा रहा हूं वो त्रिविमीय है। लेकिन अगर ये त्रिविमीय है, इसमें 3 नियामक है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, 3 आयाम है, तो फिर इसमें पॉइंट 4 क्यों लिखा हुआ है? 4 इसलिए लिखा हुआ है कि 3 जो है 3rd नंबर पे, इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, ताकि इस त्रिविमीय रणनीति का आप सही मायने में फायदा उठा सकें। ठीक है, अब जरा देखिए कि इस त्रिविमीय जो रणनीति है उसके पॉइंट्स पे नजर डालिए। सबसे पहला है प्रश्नों की सही समझ, सटीक उत्तर लेखन। यहां पे एम्फेसिस यहां है, यहां पे एम्फेसिस यहां है, सटीक उत्तर लेखन। और तीसरा आयाम है उत्तर मूल्यांकन। ये चौथा पॉइंट क्यों लिखा हुआ है? तो अगर चौथा पॉइंट को शामिल करेंगे तो ये चतुर्विमीय रणनीति हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथा जो पॉइंट है वो तीसरे पॉइंट का एक विस्तार है, एक्सटेंशन है, ताकि तीसरा आयाम आपको फायदा दे सके, ताकि तीसरा आयाम से आप लाभ उठा सकें। इसके लिए ये चौथा पॉइंट जोड़ा हुआ है। उत्तर मूल्यांकन जब शिक्षकों के द्वारा किया गया तो शिक्षक आपको फीडबैक देंगे, आपकी कमियां और आपकी खूबियां को उजागर करते हैं। आपको उन कमियों को हटाते हुए और खूबियों को शामिल करते हुए इस आधार पर अनवरत उत्तर लेखन करते जाना है। यहां है एम्फेसिस फीडबैक और यहां है अनवरत उत्तर लेखन, जब तक कि आप सिविल सेवा परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में अच्छे अंकों से चयनित नहीं हो जाते। ये है 3 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर मेन एग्जामिनेशन। चाहे आप इसे सामान्य अध्ययन में लागू करें, इसे निबंध लेखन में लागू करें या किसी वैकल्पिक विषय में लागू करें, ये स्ट्रैटेजी एज इट इज वही रहती है। ठीक है, अब जरा देखिए, इसमें एक एक पर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा आपसे करना चाहेंगे। सही मायनों में प्रश्नों की सही समझ कैसे विकसित करते हैं, सटीक उत्तर कैसे लिखते हैं, और आपके द्वारा लिखे गए उत्तरों का सही मूल्यांकन क्या है, ये तो आप सीखेंगे हमारे कोर्स में आने के बाद। वैसे हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी चैनल पे भी हम इस दिशा में कुछ प्रयास करें। लेकिन जैसा कि पता है कि आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है, और अभ्यास के लिए शिक्षक के समक्ष होना, उत्तर लिखना, शिक्षक से अपने उत्तरों का मूल्यांकन करवाना और फीडबैक के आधार पर अपने उत्तर लेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, वो तभी संभव है जब आप शिक्षक के साथ काम कर रहे हों, जो कि ऑफलाइन सेंटर का एक सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, तो आइए जरा इन चारों को हम बारी बारी से 2-2, 3-3 मिनट में देखते हैं, ताकि आपका समय भी बहुत जाया ना हो और आप सटीक तरकीब भी सीखें मुख्य परीक्षा की तैयारी का।
लेट्स सी देम वन बाय वन। सबसे पहला है प्रश्नों की सही समझ। आप देखेंगे कि चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें अस्पष्टता का अभाव दिखता है। ऐसा लगता है जैसे प्रश्न कुछ कह रहा है जो उस प्रश्न में पर्दे के पीछे छुपा है। अब उस छुपी हुई चीज को अगर आप क्रैक नहीं कर पाए, पर्दे के पीछे जो छुपा हुआ है अगर उसको आप नहीं समझ पाए, इसका मतलब कि आप प्रश्न की सही समझ विकसित नहीं कर सके हैं। निश्चित तौर पे आपका उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि आप अगर आधा अधूरा ही समझे हैं प्रश्न को, तो आप उत्तर लिखना भी आधा अधूरा ही शुरू करेंगे, और इस आधे अधूरेपन के चक्कर में आपका उत्तर शुरू कहीं और से होगा और ख़त्म कहीं और होगा। उस उत्तर में गुणवत्ता की कमी होने की पूरी संभावना होगी। समझ में आ रहा है? तो यह जो आयाम है इस स्ट्रैटेजी का, इस रणनीति का, वो ये है कि प्रश्न जो भी हो उसकी सही समझ आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात इससे जुड़ी होती है कि प्रश्न जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न का मर्म क्या है। मर्म जिसे हम कहते हैं कोर। प्रश्न का सार क्या है, जिसे हम कहते हैं इसेंस। ये प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, इसेंस। और तीसरा शब्द भी हम दे सकते हैं कि प्रश्न का केंद्रीय मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल। आप मुद्दा के बदले इसको केंद्रीय विचार भी कह सकते हैं। केंद्रीय विचार, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया। अमूमन किसी भी प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको उसका कोर आइडिया समझ में आएगा कि प्रश्न है किस चीज पे, जानना क्या चाहता है, इस प्रश्न का मर्म क्या है, इस प्रश्न का सेंट्रल आइडिया क्या है, इस प्रश्न का इसेंस क्या है। और इसमें शब्दों के जाल भी होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है आलोचनात्मक परीक्षण करें, विश्लेषणात्मक टिप्पणी लिखें, है ना, परीक्षण करें, ऐसी ऐसी बातें प्रश्न में लिखी होती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जिस विषय बिंदु पे, जिस भी विषय पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें आलोचनात्मक परीक्षण या सिंपल परीक्षण का तात्पर्य क्या है। आप अगर उस टॉपिक को सही मायने में पढ़े हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न उस सब्जेक्ट मैटर पे जानना क्या चाह रहा है। एक जनरल फॉर्मूला छात्रों को हम बताते हैं, वैसे सिविल सेवा की तरीकता को किसी फॉर्मूला में मत बांधिए कि ऐसा हर प्रश्न में करेंगे। ऐसा नहीं है। हर प्रश्न का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, हर प्रश्न का उत्तर अलग अलग तरीके से होता है। कोई एक यूनिवर्सल फार्मूला या सार्वभौमिक फार्मूला नहीं है कि उसको लगा दिए, फिट कर दिए और आपका उत्तर ऑटोमेटिकली सही हो गया। ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यह आवश्यक हो जाता है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आपको उसकी स्पष्ट समझ नहीं आ रही है तो उसका एक इलाज बताते हैं हम छात्र को कि आप उस प्रश्न को एक बार, दो बार, 3 बार पढ़िए। अगर आपने उस विषय की पढ़ाई की है, उस टॉपिक को आपने पढ़ा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 पढ़ते पढ़ते आपको स्पष्ट झलकना शुरू हो जाएगा कि इस प्रश्न का मर्म क्या है, सार क्या है और केंद्रीय विचार क्या है। एग्जैक्टली इसी को हिट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली हिट द
कोर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न का जो मर्म है सीधे उसको हिट करिए, वहीं से आपका उत्तर लिखना प्रारंभ होगा। जब उत्तर लेखन हम कराएंगे अपने कोर्स में तो आप सीखेंगे कि डायरेक्टली हिटिंग द कोर ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। प्रत्यक्ष तरीके से प्रश्न के मर्म से शुरू करना उत्तर लिखना, ये कैसे होता है, हम कैसे सीखते हैं, ये थोड़ा समय लगता है आंसर लिखते लिखते। उसी में जो अपने तैयारी के दरमियान आंसर लिखते रहे हैं वो जल्दी सीखते हैं, जिन्होंने आंसर ज़्यादा नहीं लिखा है उनको समय लगता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि प्रश्नों को सही रूप से समझ पाना। दूसरा जो कोर पॉइंट है वो है सटीक उत्तर लेखन। सटीक उत्तर लेखन में कई चीज़ें आती हैं। एक आती है आपकी भाषा, फिर आती है आपकी व्याकरणिक शुद्धता, व्याकरणिक शुद्धता। थर्ड में आता है भाषा का प्रवाह। तीसरा आता है स्पष्टता एवं सरलता। ये देखिए हमने 4-5 क्वालिटी एंड ट्रेट लक्षण आपको बताए। सबसे पहला है कि आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसमें प्रवाह होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर और सिंपल होना चाहिए। अब ये इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। व्याकरणिक अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर व्याकरणिक अशुद्धि आपके उत्तर में आ रहा है तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि कोई भी ब्यूरोक्रेट ग्रामेटिकल मिस्टेक करे ये कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्योंकि जितने भी स्पीच होते हैं मंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के, राष्ट्रपति के, वो अंततः उन स्पीच को तैयार कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेसी से जुड़े सीनियर लोग तैयार करते हैं। तो उनके लैंग्वेज को फ्लॉलेस होना चाहिए, उनकी भाषा फ्लॉलेस होनी चाहिए, विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक होनी चाहिए, उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए, और उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। छोटे सब सेंटेंस लिखें कि बड़े सेंटेंस लिखें, इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना वास्तव में अपने उत्तर को सटीक बनाने का तरीका है। और भी चीज़ें हैं कि इसमें एक वस्तु पूरकता होनी चाहिए। वस्तु पूरकता मतलब ऑब्जेक्टिविटी। पॉइंट्स आदि में प्रश्न को लिखना चाहिए। इससे आपको एग्जामिनर के ध्यान को आकर्षित करने में आसान होता है। पॉइंट्स में लिखा जाना, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना इत्यादि। अब सारे की सूची यहां देना संभव नहीं है, इसलिए हमने इत्यादि लगा दिया है। ये आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग छात्र शिक्षक के साथ जब तैयारी करते हैं आंसर राइटिंग का तो वो सीखते हैं। जैसे हमारे बैच में जो लॉन्च हुआ है अभी जनरल स्टडीज फाउंडेशन कोर्स का, उसमें रोज छात्रों को क्लास खत्म होने के बाद एक उत्तर लिखकर जमा करके जाना है, जिसका मूल्यांकन किया जाता है, और अगले दिन उनको अपना मूल्यांकन किया हुआ आज का उत्तर कल मिल जाता है, जिसके आधार पर वो आगे उत्तर लेखन की प्रक्रिया जारी रखते हैं। ये यहाँ काम शुरू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा लिखने से पास करते हैं, ठीक है। ये दूसरा आयाम है। तीसरा आयाम जिसे आप अंतिम आयाम मान सकते हैं, ये है मूल्यांकन का, जिसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन, कि आपने जो उत्तर लिखे उन उत्तरों का सही मूल्यांकन होना चाहिए। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन जब प्रश्न का उत्तर का किया जाता है तो आपको अपनी कमियां, आपकी अपनी
कमियां का एहसास होता है, हमारी कमियां क्या हैं और आपकी खूबियां क्या हैं, इसकी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, हम में वीकनेसेस क्या है, हम में स्ट्रेंथ क्या है, ये पता चलता है। और इसके आधार पे पता चलता है कि कहां 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 बेहतर करने की संभावना है। क्योंकि आप जो उत्तर लिख रहे हैं उस पे अंक भी दिए जाते हैं, मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तब मार्क्स अलॉट किए जाने की आउट ऑफ 10 आपको कितना मिला, 8 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 4 मिला, 2 मिला कि 0 मिल गया। ठीक है, और कहानी ये है कि आईएएस की परीक्षा जो देते हैं उसमें टॉपर्स के मार्क्स को भी उठा के आप देखें जनरल स्टडीज में, तो आपको पता चलेगा कि उनको जनरल स्टडीज में हार्डली 42 to 44% मार्क्स आया है। ऐसा क्यों है? और बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जो अपने अपने यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, मेडिकल कॉलेजेस के डिस्टिंक्शन होल्डर होते हैं, जिनके मार्क्स 70%, 75%, 80% तक अपने सब्जेक्ट में आए हुए हैं। ऐसी क्या बात है कि जब यहाँ उत्तर लिखते हैं तो 42 से 45, 46% में ही निपट जाते हैं? क्या चक्कर है? इसका वजह है कि उत्तर लिखते हैं उसमें कुछ प्रश्नों में उनको 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स आता है, कुछ में 7 आता है, कुछ में 6 आता है, कुछ में 3 आता है, कुछ में 0 भी आता है। तो ऑन एन एवरेज उनका एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 50% भी नहीं पहुंच पाता, पार नहीं कर पाता। बिरले कोई होगा जो किसी एक पेपर में 50% मार्क्स लाया होगा। ये आप अंक उठा के देख लीजिए उत्तीर्ण छात्रों का, आपको पता चल जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको क्या होता है कि उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया गया, उनको यही नहीं पता है कि उनकी वीकनेसेस क्या है, उनके स्ट्रेंथ क्या है और कहाँ कहाँ दे कैन इम्प्रूव। बेहतर करने का तात्पर्य है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का स्कोप। और ये इम्प्रूवमेंट करें कैसे, ये सीखते हैं हम अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में। ठीक है, तो ये है कहानी तीसरे आयाम का। अब हमने जैसा कहा था कि तीसरे आयाम का एक विस्तार है, एक विस्तार है, और वो विस्तार है चौथा पॉइंट कि जो फीडबैक आपको अपने शिक्षक से मिला, यही फीडबैक है, यही फीडबैक है जो हमने लिस्ट बनाया, ये फीडबैक है। इस फीडबैक के आधार पर आप अनवरत उत्तर लेखन जारी रखेंगे। यहां अनवरत का तात्पर्य है कि जब तक कि आप अपना इच्छित रिजल्ट प्राप्त नहीं कर लिए हैं। हंसने की बात यह है कि आपने इच्छित रिजल्ट प्राप्त कर लिया, आप आईएएस बन गए, अब आईपीएस बन गए, आईएफएस बन गए। इसके उपरांत भी आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी और काफी परिष्कृत और काफी सुंदर भाषा, स्पष्ट भाषा, सरल भाषा में ब्यूरोक्रेट से लिखने की कामना की जाती है। समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य है कुल मिलाकर कि आप जो उत्तर लिखे उस उत्तर के माध्यम से इवैल्यूएशन में जो फीडबैक प्राप्त हुआ, आप इस फीडबैक को शामिल करते हुए, फीडबैक को शामिल करते हुए आगे उत्तर लेखन करना, ये है अंतिम चरण मुख्य परीक्षा की तैयारी का। कुल मिला के आप ऐसा समझें कि यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लिखे जाते हैं
उन उत्तरों की गुणवत्ता के आधार पर आपको अंक प्राप्त होते हैं। और उस अंक को प्राप्त कैसे किया जाए, जो बेहतर से बेहतर अंक हो, तो उसका इलाज हमने आपको बताया 3 चरणों में। चौथा चरण, चौथा आयाम, तीसरे आयाम का एक एक्सटेंशन भर है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो जो इवैल्यूएशन के प्रोसेस में हमको फीडबैक मिला, उस फीडबैक के बेसिस पे हम अपने आगे के उत्तर लेखन की तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा हर अगला उत्तर पिछले उत्तर से बेहतर हो। और चूंकि हर अगला उत्तर आपका पुनः मूल्यांकन के लिए जा रहा है, आपको जल्द ही पता चल जाता है कि अब मेरे उत्तरों का एक स्तर हो गया है, हमारे उत्तरों में अब गुणवत्ता आ गई है। इसका मतलब है कि यह एक उत्तर लेखन एक अभ्यास है, और इस अभ्यास को आप तभी सीख पाएंगे जब आप अभ्यास शुरू करें। ये थियरी देने से, इसका सिद्धांत खड़ा करने से जो हम लगता है कि कर रहे हैं, उससे नहीं फायदा होगा। ठीक है, आप शिक्षकों के मार्गदर्शन में सही उत्तर का चुनाव करें, उनका उत्तर लिखें, प्रश्नों का उत्तर लिखें, उनका मूल्यांकन कराएं। मूल्यांकन के बाद जो मूल्यांकनकर्ता ने फीडबैक दिया, उन फीडबैक को शामिल करते हुए आगे उत्तर लिखते रहें। आपका आंसर राइटिंग विदाउट एनी डाउट इंप्रूव ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह है हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि मुख्य परीक्षा के तैयारी के लिए एक सटीक रणनीति क्या है। आप मुख्य परीक्षा में अच्छा अंक तब तक नहीं लाएंगे जब तक कि आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए, और आपको अच्छी तरह पता है कि हिंदी माध्यम के छात्र पहले पीटी में ही असफल हो जाते हैं। जो मुख्य परीक्षा देते हैं वहाँ भी असफलता भारी मात्रा में होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको अभ्यास ही नहीं है आंसर राइटिंग का, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करा गई है, उनको खुशफहमी दे करके तैयार करा दिया गया है किसी भी सेंटर से, जहाँ भी हो, और इस प्रकार उनमें रियल वो है ही नहीं ताकि वो अच्छा उत्तर लिख सकें, जिस कारण से वो पीटी निकालने के बाद मुख्य परीक्षा में पुनः असफल होते हैं। जो सफल होते हैं फाइनली, उनमें देखेंगे रैंक नदारद है, अच्छे रैंक नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि मुख्य परीक्षा में उनके अंक कम आए होंगे, साथ साथ हो सकता है कि उनको साक्षात्कार में भी अच्छे अंक नहीं मिले होंगे। ये सारे कुछ कारण है हिंदी माध्यम के रिजल्ट के पुअर होने का, कमजोर होने का। अब मैं चाहूंगा कि आपको मैं अपने टीम के मेंबर से परिचित कराऊं। विविध में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा लिखकर उत्तीर्ण की जाती है, मेन एग्जाम लिखकर पास करते हैं। अतः उत्तर लेखन अवश्य करें। उत्तर लेखन आप नहीं करेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक की प्राप्ति नहीं होगी और आप फिर अगले साल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने की दौर में शामिल हो जाएंगे। अब मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा अपने टीम मेंबर से, जिनके अंतर्गत ऑफलाइन कोर्स चल रहा है और उन्हीं में से 4 शिक्षकों के अंतर्गत वैकल्पिक विषय की तैयारी भी कराई जा रही है। इसमें मध्य में हमारे रजनीश राज सर हैं, जिनके इतिहास के एक्सपर्टीज के बारे में हम ना कुछ कहें वही ठीक है, लेकिन एक लाइन फिर भी जोड़ना चाहूँगा
कि भारत में हिंदी माध्यम के छात्र जब भी बेस्ट रैंक लाए हैं, अब तक का बेस्ट रैंक इन्हीं के छात्र का है, रजनीश सर और दीपक सर, फिलॉसफी एंड ये हिस्ट्री, थर्ड रैंक। ठीक है, उसके बाद पीछे कुछ वर्षों में देखेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स हिस्ट्री में हिंदी माध्यम के छात्र लाए हैं और उनमें ज़्यादातर छात्र रजनीश सर, राज सर के ऑप्शनल के स्टूडेंट रहे हैं। ये मेरा फोटोग्राफ है रमेश सिंह, जो मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा के इंडियन इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तैयारी कराऊंगा और साथ साथ मुख्य परीक्षा में जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के जितने ऐसे विषय वस्तुएं हैं जिनका संबंध अर्थशास्त्र या भारत की अर्थव्यवस्था से है, उनका ध्यान मैं रखूंगा इस कोर्स में। इसके बाद संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जिनके अंतर्गत भूगोल ऑप्शनल के साथ साथ भूगोल से जुड़े हुए, ज्योग्राफी से जुड़े सारे बिंदुओं की देख रेख करना इनकी जिम्मेवारी है। ये हैं दीपक कुमार सर, जो PSIR ऑप्शनल के साथ साथ इंडियन पॉलिटी, इथिक्स एंड IR इंटरनेशनल रिलेशंस इसके एक्सपर्ट हैं। ये हमारे अजय जी हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट से जुड़े हैं। इस तरफ आए तो मधुकर कोटवे सर हैं, जो CSAT और इकोलॉजी में हमारे टीम की मदद करेंगे। अतुल लोहिया सर, जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं अन्य शिक्षकों की तरह, ये लोक प्रशासन ऑप्शनल इनके अंतर्गत यहाँ चलेगा और ये हमें गवर्नेंस और इथिक्स में छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। अतुल लोहिया सर के बाद रोहित जी हैं, जो कई क्षेत्रों पे अपनी विशेषज्ञता की उपलब्धि कराएंगे यहाँ पे। साथ साथ ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी हैं हमारे टीम के, ललित जी। ये हिमांशु शर्मा जी हैं, जो साइंस टेक और करंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये 3 जो शिक्षक आपको दिख रहे हैं, अजय जी, ललित और हिमांशु, ये इसमें सबसे जूनियर हैं, लेकिन इनके एज पर मत जाइए, ठीक है। ये काफी समझदार और काफी गुणवान और काफी मेहनती, साथ साथ काफी परीक्षोपयोगी चीजों को छात्रों से शेयर करते हैं। आप इनको देख रहे होंगे हमारे YouTube चैनल पे, रोज ये किसी न किसी हाईली क्रिटिकल टॉपिक पे अपना वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। ये हमारे टीम का एक परिचय है। फर्स्ट ऑफलाइन हिंदी मीडियम बैच मुखर्जी नगर दिल्ली सेंटर प्रारंभ हो चुका है। ये जिस YouTube चैनल पे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसका नाम है UPSC अनस्टॉपेबल्स हिंदी। ये चैनल हाल ही में लॉन्च हुआ है, लेकिन आपको इस पे ऐसे सब्जेक्ट पे कंटेंट मिलेंगे जो कंटेंट आपको हिंदी माध्यम में शायद ही कहीं दूसरे चैनल पे मिले। यहाँ कोई खेला नहीं होगा, यहाँ जो भी होगा वो काम की बात होगी, ताकि आपका आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा जो भी समय लगे, उससे आप कुछ सीखें, घर बैठे बैठे आप कुछ सीख सकें। संपूर्ण गाइड, UPSC की तैयारी के लिए संपूर्ण गाइड उपलब्ध कराने की कोशिश हम लोग इसके अंतर्गत कर रहे हैं। ये आपको कुछ हाइलाइट्स हैं जो 22 जुलाई को बैच प्रारंभ हुआ है, पहला बैच, उसके बारे में दिया हुआ है। 1500 घंटे से भी ज़्यादा क्लास, 100% सिलेबस कवरेज, NCERT कवरेज फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, प्रश्नोत्तर अभ्यास, प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास पुस्तक, मुख्य परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्यापक नोट्स पुस्तिकाएं जिसमें माइंड मैप, टाइमलाइन, चार्ट आदि शामिल हैं। ये है इसकी विशेषता, और आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको कुछ काम की बातें इसमें मिली होंगी। इसलिए हमने कोशिश किया
कि इस सेशन को छोटा से छोटा रखा जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स।